अचानक से क्लाइमेट चेंज होने के कारण शीत युग दोबारा आ जाता है। हेलो दोस्तों, नुमान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको साइंस फिक्शन मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर इन्वायरमेंट को अभी ना बचाया गया तो एक दिन शायद सच में इंसानों का ऐसा अंत हो सकता है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एंटार्क्टिका के एक एरिया से, जहां साइंटिस्ट जैक अपने दो साथी फ्रैंक और जेसन के साथ बर्फ में ड्रिल करके उसके सैंपल्स इकट्ठे कर रहा होता है। वहां अचानक से बर्फ में दरार आती है और एंटार्क्टिका का एक मेजर भाग अलग हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहां यूएन की ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। यहाँ जैक अपने रीसेंट एक्सीडेंट के कारण बीच में दुनिया के सभी लीडर्स को वार्निंग देता है कि आने वाले 100 सालों में एक बर्फीला तूफान आएगा जो पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को फ्रीज करके मार सकता है। लेकिन लीडर्स कहते हैं अभी टाइम बचा है, हम इन्वायरमेंट को दोबारा ठीक कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद जैक टेरी नाम के ओशंस को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को मिलता है। टेरी जैक की तारीफ करते हुए कहता है कि उसकी स्पीच बिल्कुल सही थी। जिस तरह से पृथ्वी पर नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, शीत युग एक बार फिर से आएगा। लेकिन जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि न्यू दिल्ली में बर्फ गिरने लगती है, यानी कि मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया था। फिर खुशी हफ्तों बाद दिखाया जाता है कि जापान के एक शहर में भारी बर्फ का तूफान आता है, जिसमें बर्फ के बड़े बड़े गोले आसमान से गिरते हैं जो कई लोगों को मार देते हैं। ऐसा बर्फीला तूफान जापान में सदियों से नहीं आया था। फिर दिखाते हैं कि साइंटिस्ट चेरी के ऑफिस का कंप्यूटर दिखा रहा होता है कि कुछ ओशंस का टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा है। इसे देख के टेरी का एक कोलीग सोचता है शायद कंप्यूटर का ये कोई एरर होगा, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर ड्रॉप होना पॉसिबल नहीं था। इसी बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की ट्रोपोस्फेयर में भयानक तूफान बनता नोटिस करते हैं। इधर जैक अपने बेटे सैम के साथ उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा होता है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सैम जैक से खफा रहता है, क्योंकि जैक काम में बिजी होने के कारण सैम को कभी टाइम नहीं दे पाता। लेकिन जैक सैम को प्रॉमिस करता है कि रिटायर होने के बाद वो उसके साथ टाइम जरूर स्पेंड करा करेगा। फिर सैम अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रायन और लोरा, जिसे वो प्यार करता है, दोनों के साथ दूसरी सिटी पहुंचता है, जहां उनका आज कंपटीशन होता है। सिटी पहुंच के तीनों नोटिस करते हैं कि आसमान में सारे बर्ड्स दक्षिण की ओर जा रहे हैं, जो कि बहुत अजीब बात थी। उसी रात टेरी जैक को फोन करके बताता है कि जो उसने बर्फीले तूफान का अनुमान 100 सालों का लगाया था वो कुछ ही समय में आने वाला है। ये सुन के जैक की सारी नींद उड़ जाती है। फिर दिखाया जाता है कि एक वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन से एक वर्कर अपने बॉस को इन्फॉर्म करने लगता है कि विशाल भवंडर जल्दी ही आने वाला है। लेकिन देर हो गई होती है। उसी समय एक शहर में आसमान से लेकर जमीन तक कई विशाल भवंडर बन जाते हैं, जो कि तबाही मचाना शुरू करते हैं। इन भवंडरों के कारण उसी समय एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है, जहां सारे साइंटिस्ट इकट्ठा होकर इस तूफान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इनमें जैक भी एक होता है, जो कि सभी को कहता है कि इसकी शुरुआत अटलांटिक ओशन की बर्फ के पिघलने से हुई है। सभी पूछते हैं कि ये तूफान कब तक चलेगा। जैक कहता है ये तूफान तो अभी शुरुआत है, इस तूफान के खत्म होते ही बर्फ जमनी स्टार्ट हो जाएगी। जैक कहता है कि उसकी ये थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन लीडर्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसकी वजह से जैक की वार्निंग को इग्नोर किया जाता है। लेकिन मीटिंग में आए कुछ नासा के साइंटिस्ट जैक की बात से सहमत होते हैं। फिर वो जैक के साथ मिलके इसके बारे में स्टडी करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सिर्फ 8 से 10 हफ्तों में तूफान के बाद मौसम पूरा बदल जाएगा, जिससे भारी नुकसान होने वाला है। फिर जैक इस बात की जानकारी देने वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें कहता है कि इस तूफान से बचने के लिए हमें उत्तर के सभी शहरों को खाली करवाना होगा और उन्हें दक्षिण में जाने को कहना होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि जैक ने पिछली बार न्यू दिल्ली में कहा था कि ऐसा मौसम में बदलाव अगले 100 सालों में आएगा। लेकिन जैक कहता है कि वो उस समय गलत था। वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि क्या पता तुम इस बार भी गलत निकलो। इतना कह के वाइस प्रेसिडेंट वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली को सेफली दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए 3 हेलीकॉप्टर तूफान से होते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से हेलीकॉप्टर्स के इंजन जाम होना शुरू होते हैं और हेलीकॉप्टर में सभी जम के मर जाते हैं। दूसरी तरफ जिस शहर में सैम होता है, उस शहर में बर्फ के पिघलने के कारण सुनामी आ जाती है। बहुत लोग उस सुनामी में बह जाते हैं। सैम, ब्रायन और लोरा बाकी बचे हुए लोगों के साथ एक बड़ी लाइब्रेरी में शेल्टर लेते हैं।
लाइब्रेरी जाते समय लोरा के एक लेग में चोट लग जाती है, जो कि आगे जाके ट्रबल करने वाली थी। फिर इसी शहर में एक जगह हम देखते हैं कि कुछ भेड़िए पिंजरे तोड़ के बाहर भाग गए हैं। दूसरी तरफ जैक और उसकी नई टीम देखते हैं कि कुछ ही समय में दुनिया के 3 देशों में खौफनाक तूफान आने वाला है, जो कि 24 घंटों में अपना रूप बदलेगा और अगले 48 घंटों में ये क्या तबाही मचाएगा, इसका कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। जैक ये इन्फॉर्मेशन टेरी को देता है और बताता है कि ये तूफान जब थम जाएगा तो आइस एज यानी कि शीत युग एक बार दोबारा पृथ्वी पर आ जाएगा। इंसान बर्फ से जम के मर जाएंगे। जैक टेरी को कहता है कि आपको जल्दी अपना बेस छोड़ना होगा, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं वहाँ तूफान कुछ ही समय में आने वाला है। लेकिन टेरी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। टेरी जैक को अलविदा कहने से पहले कहता है कि जितनी हो सके लोगों की जान बचाना, जिसके बाद लाइन कट हो जाती है। दूसरी तरफ सैम को पता है कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर में उसके पिता के अलावा उसे कोई और बचा नहीं सकता। वो लाइब्रेरी के बेसमेंट में जाता है जहाँ एक टेलीफोन बूथ होता है। वहाँ वो जैक को फोन करता है। सैम, जो कि अभी उत्तर के एक शहर में है, वो अपने पिता से पूछता है कि वो अब क्या करें। जैक कहता है कि बेटा, तुम अब दक्षिण की तरफ नहीं जा सकते, तुम जहाँ हो वहीं रहना और खुद को वार्म रखना, किसी भी हालत में बाहर मत जाना। जैक कहता है कि मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा, ये मेरा वादा है। फिर बेसमेंट में पानी ज्यादा भर जाने के कारण कॉल कट हो जाती है। फिर जैक अपने बेटे को बचाने के लिए तैयारी करनी शुरू करता है। तभी वहाँ जैक का सीनियर आता है, जो उसे कहता है कि राष्ट्रपति खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के जैक राष्ट्रपति से मिलने जाता है, जहाँ सभी बड़े लीडर्स बैठे होते हैं। जैक फिर से सभी को बताता है कि ये तूफान 7 से 8 दिन चलेगा, इसके बाद शीत युग सभी देशों को हिट करेगा। ये सुन के वहाँ बैठे लीडर्स पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जैक बताता है कि हम दक्षिण में जितना दूर जाएंगे उतना सेफ रहेंगे। प्रेसिडेंट पूछता है कि जो लोग उत्तर में हैं उनका क्या होगा। जैक कहता है कि उनका बचना अब बहुत मुश्किल है। अगर वो घर रह के किसी तरह खुद को वार्म रखेंगे तभी वो बच पाएंगे, इससे ज्यादा वो अब कुछ नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट फिर सभी लीडर्स को कहता है कि जैसा जैक ने कहा है वैसा ही करना होगा, जिसके बाद वो आधे देश को खाली करवाना शुरू करते हैं। इधर जैक सैम को बचाने निकलता है, साथ में उसके पुराने साथी फ्रैंक और जेसन भी होते हैं। दूसरी तरफ सैम जिस लाइब्रेरी में बाकी लोगों के साथ होता है, वहाँ हमने पहले देखा था कि सुनामी आई थी। अब वो शहर पूरा सुनामी का पानी जमने के कारण बर्फ में कन्वर्ट हो गया था। लाइब्रेरी में बचे लोगों ने रेडियो पर प्रेसिडेंट की स्पीच सुन ली थी कि दक्षिण अभी सुरक्षित है। फिर लाइब्रेरी में फंसे लोग दक्षिण की ओर चलने का फैसला करते हैं, लेकिन सैम सभी को रोकते हुए कहता है कि उसके पिता एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें यहीं रुकने को कहा है, क्योंकि बाहर जाने से सभी फ्रीज होके मर सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर यहाँ रुके तो वो बिना खाने पीने के वैसे ही मर जाएंगे, जिसके कारण सैम की ज्यादा कोई सुनता नहीं और बहुत से लोग दक्षिण की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ लोग ही पीछे सैम के साथ रह जाते हैं। फिर ये लोग लाइब्रेरी के एक कमरे में आग जला के खुद को वार्म करते हैं और मदद की उम्मीद करने लगते हैं। ब्रायन रेडियो पर सुन के सबको बताता है कि सभी देशों में बर्फीले तूफान के कारण बाढ़ बिल्डिंग्स तक पहुंच चुकी है। ब्रायन फिर सैम को निराश होकर कहता है कि ऐसे प्रलय में तुम्हारे पिता यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन सैम को भरोसा होता है कि जैक उन्हें जरूर बचाने आएगा। जैक, फ्रैंक और जेसन पहले भी ऐसे बर्फीले इलाकों में जा चुके थे, जिसके कारण बर्फ में दोबारा जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी कार बर्फ में फंस जाती है, जिसके बाद तीनों एक दूसरे को रस्सी से बांध के सैम की तरफ चल पड़ते हैं। आगे चल के जब वो शहर पहुंचते हैं तो नज़ारा देखने वाला होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बर्फ से जम चुकी होती हैं। 30-30, 40-40 माले बर्फ से ढके होते हैं। जब तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन्हें पता नहीं होता कि वो एक कांच की छत से होके गुजर रहे हैं। अचानक से कांच एक जगह से टूटता है, जिसके कारण सबसे पीछे वाला बंदा जेसन नीचे फिसलता है। लेकिन रस्सी तीनों से बंधी होने के कारण जेसन आधे रास्ते लटक जाता है। रस्सी के कारण जैक और फ्रैंक भी नीचे गिरने वाले होते हैं। जेसन समझ जाता है कि उसका सफर यहीं तक का है। फिर वो जैक और फ्रैंक को बचाने के लिए रस्सी को काट के खुद मर जाता है। इसके बाद जैक और फ्रैंक आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इधर सैम जिस सिटी में होता है वहाँ तूफान आने में थोड़ा ही समय रह गया होता है। लाइब्रेरी में सैम देखता है कि लोरा बुखार के कारण कांप रही है। बुखार का कारण लोरा को ही लेग इंजरी था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन लोरा के ब्लड में फैल रही थी।
सैम देखता है कि एक बड़ा शिप लाइब्रेरी के बाहर फ्रीज हुआ खड़ा है। उसमें लोरा को ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई मेडिसिन जरूर होगी। फिर सैम अपने दो दोस्तों के साथ जहाज में मेडिसिन ढूंढने जाता है, जहां उन्हें मेडिसिन मिल भी जाती है। लेकिन हमने पहले देखा था कि भेड़िए एक जगह से भाग गए थे। वो भेड़िए इनकी स्मेल के साथ शिप में आ जाते हैं और तीनों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। सैम के एक दोस्त को भेड़िया काट देता है, लेकिन किसी तरह जान बचा के तीनों जहाज से वापस लाइब्रेरी की ओर भागते हैं। तभी सैम देखता है कि तूफान अब बिल्डिंग्स को जमा रहा है। फिर वो जल्दी लाइब्रेरी पहुंच के उन्हें जो भी मिलता है उससे आग जलाते हैं, जिससे वहां रुके सभी लोगों की जान बच जाती है। उधर जैक भी देखता है कि बर्फ का तूफान उनके करीब आ रहा है। वो एक घर की छत को तोड़ के फ्रैंक के साथ इस घर में थोड़े समय के लिए शेल्टर लेता है। घर में वो जल्दी आग जला लेता है ताकि बर्फीले तूफान से वो बच पाएं। फिर तूफान के गुजरने के बाद जैक और फ्रैंक दोबारा सैम की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों देखते हैं कि कुछ लोग बर्फ में जम के मर चुके हैं। दोस्तों, ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही होते हैं जिन्होंने सैम की बात ना मान के दक्षिण में जाने का फैसला किया था। इसके बाद जैक फाइनली लाइब्रेरी पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि सैम और बचे हुए लोग सही सलामत आग के नजदीक सो रहे हैं। सैम की नींद खुलती है। वो अपने पिता को देख के बहुत खुश होता है। फिर जैक सभी को साथ लेकर बाहर आता है, जहां एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आया होता है। पता चलता है कि इस तूफान में मिस्टर प्रेसिडेंट की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नियुक्त हो जाते हैं। तूफान जा चुका होता है और पीछे बचे हुए लोग प्रेसिडेंट का भाषण सुनते हैं, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, मैंने अपने साइंटिस्ट जैक की वार्निंग को इग्नोर किया था। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम गलत थे, हमें लगा कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नेचर हमें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम नई शुरुआत करेंगे, आने वाले कल में नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे और फ्यूचर में ऐसा प्रलय आने से बचाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।